हेलो दोस्तों, आओ हम आज से मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हम इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन को रखे हैं वो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। देखो, इससे पहले वाले जो वीडियो में छोटे छोटे वीडियो डाले थे उससे जो भी क्वेश्चन थे वो हमारी परीक्षा में बहुत देखने को मिलते थे। तो हम इस वीडियो में उनको बाकायदा विस्तार से एक एक क्वेश्चन को करके हम यहाँ समझाएंगे। क्योंकि हमारा ये मॉडल पेपर है, ये पूरे जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी। तो ये जो हमको पता है कि जो मैथ का पेपर होता है वो 70 नंबर का पूर्णांक होता है। उसके लिए हमारा 3 घंटा होता है, 3 घंटा 15 मिनट होता है, जिसमें 15 एग्जाम को जो पेपर होता है उसको पढ़ने के लिए होता है। तो जो हमारे जो 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जो पेपर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। पहला 20 नंबर का होता है जिसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के होते हैं, तथा जो दूसरा खंड होता है वो 50 नंबर का होता है जिसमें दीर्घ उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो देखो, हम यहाँ बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे टिक ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम टिक लगा देंगे ये सही है ये सही है तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में तो आपको टिक ही लगाना है, लेकिन अगर हम इनको विस्तार से एक एक करके समझाएंगे तो जो इससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर जैसे यही क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आ जाएगा तो वहां आपको विस्तार से करना ही पड़ेगा। तो हम एक एक करके बकायदा विस्तार से समझेंगे। अगर इसे समझ लिए सारे क्वेश्चन तो इससे मॉडल पेपर के साथ साथ में जितने भी ये 2 मॉडल पेपर की पूरी तरह तैयारी हो जाएगी। क्योंकि हम जब एक मॉडल पेपर जब एक क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला जो पेपर है, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सह आभास संख्याओं का युग्म है। तो सबसे पहले आप यही समझो कि सह आभास संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे सह आभास संख्या कहते हैं। अर्थात जिनका गुणनखंड किया जाए तो उसमें कोई कॉमन ना हो सिवाय 1 के, तो वो संख्या कैसी कहलाती है, सह आभास संख्या। जैसे हम कभी 2 और 3 तो अगर 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये दोनों कैसी संख्या हो गई, सह आभाज्य संख्या हो गई। जैसे हम एक ले लिए 8 और दूसरा हम क्या ले लिए 9। अगर हम 8 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये भी हमारा एचसीएफ कितना होगा, 1। एचसीएफ कितना होगा, 1। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन कुछ न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 8 का गुणनखंड किए तो 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर हम 9 का गुणनखंड किए तो कितना हो रहा, 3 3 9। तो यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं मतलब हमेशा 1 तो होते हैं ना, तो यहाँ एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 अर्थात इसमें कुछ गुणनखंड में कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसी 2 संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो अर्थात जिनके गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन ना हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे ये हुआ 14 35, 7 दूनी 14 7 25 35, तो इसमें कॉमन कितना 7 और इसका एचसीएफ भी कितना निकलेगा, 7। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। 18 25, अगर 18 का गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 55 25, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। इसलिए दोनों कैसी संख्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18, 25। 31 93 क्यों, देखो वही ऑप्शन सही होगा तो आपको आगे चेक भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी बता दें। जैसे 31 93 है तो 93 ये 31 लिखा है, 31 और 93 का एचसीएफ जब निकालोगे तो कितना आएगा, 31। क्योंकि 93 है तो 93 को क्या ले सकते हैं, 3 गुणे 31, 3 गुणे 31। तो देखो इसमें 31 कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो ये भी इसमें कॉमन कितना हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अच्छे से समझ गए होंगे, ये ऑप्शन में समझ आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन हुआ, तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद है जिनके एक शून्यांक -2 दूसरा शून्यांक कितना है -3, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इससे लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो द्विघात बहुपद वाला जो हमारा चैप्टर है तो उसमें जैसे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो घात 2 है तो शून्यांक भी 2 निकलेंगे। तो अगर हम एक शून्यांक को अल्फा मान लें दूसरे को बीटा मान लें तो दोनों शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस
बीटा। तो निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर इसे कैपिटल है, कैपिटल भी लिख सकते हो। अगर इसे हम इसे कहते हैं कैपिटल ए है, ये क्या है कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल बी बटे कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए, सी बाई ए। तो ये हमारा हो गया। अब ये फार्मूला तो पता है कि ये अल्फा क्या हुआ, पहला शून्यंक, बीटा क्या हुआ दूसरा शून्यंक, तो अल्फा प्लस दोनों अल्फा और बीटा दोनों शून्य का गुणनफल हुआ, तो कितना होता है सी बाई ए, ये कितना होता है माइनस बी बाई ए। देखो ये हमारा एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर ए प्लस एक इंटू एक्स प्लस हमारा कितना दे रखा है बी। तो यहाँ सबसे पहले हम ए को निकालें, तो भैया जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणे में जो होता है ना, गुणांक मतलब गुणे में, तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो कितना है एक, तो ए का मान हमारा कितना आ गया एक। अगर हम कैपिटल बी का मान देखें, देखो किताब में आप स्मॉल बी पे एग्जाम जैसे आपके यहाँ टीचर पढ़ाते तो स्मॉल बी भी कह सकते लिखते हैं, तो स्मॉल बी लिखो चाहे कैपिटल बी लिखो, इसलिए लिख दे चुके यहाँ भी ए बी है तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, इसलिए कैपिटल बी से लिख दिया गया है। तो यहाँ b का जो मान होगा वो x का गुणांक होता है, वो कितना हो जाएगा a प्लस एक, और जब b होता है c होता है वो बचा हुआ पद होता है। तो बचा हुआ पद क्या कहलाया, अचर पद, वो b, c कितना है b, c कितना है b। तो आप अगर इसमें देखें कि इसमें एक शून्यंक दो है, अर्थात अल्फा को जो मान है वो कितना है दो है, और दूसरा शून्यंक तीन है, मतलब बीटा का मान कितना है माइनस का तीन। तो अगर हम इस फार्मूले में रखें तो ए बी का मान निकल जाएगा। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दो है प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है माइनस के तीन है, बराबर माइनस बी बाई ए। और जो हमारा बी का मान है पहले से माइनस लगा होता है, बी का मान कितना है ए प्लस एक, और बटे ए का मान हमारा कितना है एक है। यहाँ तीन में से दो घटा बचा हमारा माइनस का एक, और यहाँ एक प्लस एक, और बटे में कितना हो रहा है एक, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो रहा है एक कन्नम एक, ए प्लस एक, ये प्लस में एक इधर आएगा कैसा हो जाएगा माइनस, और एक में से एक घटा बचा हमारा कितना जीरो। तो ए का मान हमारा कितना आ गया जीरो। अगर ऑप्शन से आप देखो तो ए का मान जीरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में सही, अर्थात यही वाला हमारा क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। लेकिन यहाँ ए व बी का दोनों का तो एक का निकाले, ऑप्शन में चेक करो तो वो ऑप्शन है, तो अगर आपको ऑप्शन में केवल टिक ही लगाना तो ये दे सकते हो। बाकी हम यहाँ यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता था, तो हम बी का भी मान निकलवा दें। तो देखो बी का मान अभी कितना आएगा, वहां देखो माइनस का 6 है तो माइनस का 6 आएगा भी। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। देखो अल्फा का मान कितना दिया है दो दिया है, और बीटा का मान हमारा कितना है माइनस का 3। यहाँ जो सी का मान है वो कितना है हमारा बी है, और ए का मान कितना है एक है, 3 दूनी 6, तो बी का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 6। इसलिए देखो वही ऑप्शन आ रहा है ना, तो माइनस के 6 हो गया, माइनस के 6। तो इसमें डी नंबर हमारा सही हो गया। तो ये फार्मूला होता है ना, इस फार्मूले का काम लगेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसका इस प्रकार मान निकल गया। अब देखो दो हम तीसरा है क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर संख्या एन स्क्वायर माइनस एक, जो संख्या एन स्क्वायर माइनस एक है वो 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है अर्थात विभाज्य है। तो एन का मान क्या हो सकता है, एन का मान क्या हो सकता है। देखो जो एन स्क्वायर माइनस एक को जब हम हल करेंगे तो वो किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो एन का मान क्या हो सकता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी सही कर सकते हो। जैसे हम एन का मान एक बार एक रख के देखें, तो ये बताओ एन का मान एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस एक, एक का स्क्वायर में से एक कितना हो जाएगा जीरो तो हो जाएगा ना। फिर हम एन का मान दो रख के देखें, एन का मान अगर दो रखेंगे तो एन का जगह दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर माइनस एक, अगर दो दूना चार और चार में से एक घटा बचा कितना तीन। तो क्या कहीं तीन 8 से विभाजित होता है, नहीं होता। इसका मतलब एन का मान 3 नहीं हो सकता है, एन का मान 3 नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला ऑप्शन क्या था, एन का मान पूर्णांक हो सकता था, पूर्णांक नहीं हो सकता क्योंकि एन जो दो है दो भी एक पूर्णांक है, लेकिन दो इसके लिए कहीं मैच खा रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। प्राकृतिक संख्या दो भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन देखो यहाँ दो का मान रखे, एन का मान दो रखे तो क्या कटा, नहीं कटा ना, ये 3 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। सम संख्या, तो सम संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये एन का दो एक सम संख्या थी ना, लेकिन उस पर नहीं हो रहा था ना, तो ऑप्शन कौन बचा है 3, अर्थात वो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या। तो एन का मान क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि रेखाएं a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y
प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा। ठीक, तो देखो हम एक पढ़ चुके हैं चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको बहुत ही विस्तार समझाएंगे क्योंकि इससे हमारे बड़े नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और रैखिक हो, रैखिक होने का मतलब उसकी घात कितनी हो, एक हो। जैसे है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये किसमें दो चर x और y है ना, और रैखिक भी चूंकि घात कितनी है, एक। तो कोई भी रैखिक समीकरण होगा उससे किसका निर्माण होता है, एक रेखा का, एक रेखा का निर्माण होता है। कोई भी रैखिक समीकरण होगा तो उससे एक रेखा का निर्माण होगा। तो अगर दो समीकरण तो उनसे रेखाएं कितनी होंगी, दो रेखाएं होंगी। तो दो रेखाएं अगर कहीं पर उसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे को कहीं प्रछेद करेंगी, या तो एक दूसरे पर ऊपर हो सकते हैं, या तो एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं। मतलब दो रेखाएं या तो एक दूसरे से मिल सकते हैं या तो मिल नहीं सकते हैं। तो इसे दो समीकरण, दो रेखाएं, तो देखो यहाँ पर एक रेखा क्या है, a1x b1y प्लस c1, ये एक समीकरण, तो इससे एक रेखा तो बनेगी ना। अगर दूसरा समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या हुआ 0, तो अगर इससे एक रेखा L1 बन रही है, इससे एक रेखा L2 बन रही है, तो अगर दोनों रेखाओं का जो अगर हल देखा जाए तो उसके दो हल हो सकते हैं, या तो दोनों रेखाएं संगत हो सकती हैं, या तो दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, असंगत। संगत का मतलब मिलना होता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल भी सकती हैं। तो मिलना भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अगर ऐसा भी हो सकता है दोनों रेखाएं का एक बार एक दूसरे को मिले, तो जब एक बार मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छेद करना। तो वो रेखाएं दोनों क्या कर रही हैं, प्रच्छेद। ऐसा भी हो सकता है वो एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपाती। तो दोनों रेखाएं प्रच्छेद भी हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, संपाती। ये कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं संगत, संगत का मतलब मिलना। असंगत का मतलब कभी ना मिलना, तो कभी कब नहीं मिलेंगे, जब दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर, दोनों रेखाएं समांतर हो। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो ये L1 हो, ये क्या हो, L2, एक बार विभाजित कर रही है ना, तो इसे हम कहते हैं प्रच्छेद करना। तो कोई भी रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही उनके मान होते हैं, वही उनके मान होते हैं। जैसे प्रच्छेद करते हैं तो कितने बार करते हैं, एक बार काटना प्रच्छेद कर जाता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छेद करना। और इस स्थिति में इसके कितने हल होंगे, एक। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटते अर्थात जितने बार काटते हैं उतने ही उसके हल होते हैं। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब एक बार काट रही हैं, तो इसका मतलब जो इसका हल होगा वो हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब जब x और y का मान निकालेंगे तो कोई x का मान जैसे 8 आ गया तो x का मान 9 नहीं होगा, x का एक अद्वितीय मान होगा। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई ना हो, उसके जैसा कोई ना हो। तो ये हम अगर फिगर को बनाएंगे, इसको हल करेंगे तो तब बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि अगर a1 अनुपात a2 बराबर ना हो b1 अनुपात b2 के, मतलब जो यहाँ a1 a2 का मान होगा, b1 b2 का मान होगा, अगर उनका अनुपात देखा बराबर नहीं होंगे तो दोनों रेखाएं क्या करेंगे, प्रच्छेद करेंगे, अर्थात उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। तो भैया हम बता चुके कटान जहां पर दोनों कटती है वही तो मान होते हैं ना, तो एक दूसरे को अनेक बार काट रहे हैं, अर्थात इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अर्थात इनके अपरिमित हल होंगे, मतलब बहुत ही अद्भुत हल होंगे। तो इनके कंडीशन क्या है, अगर a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 बराबर c1 अनुपात c2, अगर ये सभी का अनुपात बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती, और इनके अनेक हल होंगे। समांतर का मतलब जिनके बीच अंतर समान, अगर ये L1 है तो ये L2 है, तो इनके बीच अंतर क्या हो गया, समान। तो क्या ये एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, तो एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहे हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। मतलब अगर उन समीकरण को हल करेंगे तो x और y का कोई मान नहीं आएगा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 अनुपात a2 अगर b1 अनुपात b2 के तो बराबर हो, परंतु बराबर ना हो c1 अनुपात c2। a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो ये इसके लिए कौन सा सही है, a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अनुपात c2 के, तो ऑप्शन नंबर है। ये किसके लिए है, जब रेखाएं क्या कर रहे हैं, प्रच्छेद कर दें। ये किसके लिए है, प्रच्छेद करने के लिए, वो संपाती के लिए है। तो अच्छे से समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं,
एक शून्योत्तर परमेय संख्या। शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य ना हो, शून्य ना हो। और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा अपरमेय संख्या ही होती है, अपरमेय संख्या ही होती है। अब इसको समझा भी दे कैसे हो, क्या हुआ। देखो अगर कोई भी परमेय संख्या है, परमेय संख्या का अगर हम अपरमेय संख्या से गुणा करें, परमेय संख्या का अपरमेय संख्या से गुणा करेंगे तो वहां आपको परमेय भी मिल सकता है और अपरमेय भी मिल सकता है, परमेय भी मिल सकता है और अपरमेय भी मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। मतलब अगर हम एक परमेय और एक अपरमेय संख्या गुणनफल करें तो परमेय भी मिल सकता है और अपरमेय मिल सकता है। जैसे हम परमेय संख्या कितना मान लें, 0, और एक अपरमेय संख्या कोई मान लें जैसे रूट के अंदर जो होती है अपरमेय संख्या होती है। तो अगर 0 का गुणा √5 से करें तो कितना आएगा, 0, और 0 कैसी संख्या है, परमेय। तो अगर परमेय और अपरमेय का गुणनफल परमेय संख्या कब होगी, यदि परमेय संख्या 0 हो, परमेय संख्या 0 हो तो जो हम गुणा करेंगे तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा, 0, अर्थात परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर परमेय संख्या 0 ना हो, अर्थात क्या हो, अशून्य, अशून्य मतलब शून्य ना हो, अशून्य को ही हम कहते हैं शून्योत्तर। तो अगर वो हो, जैसे हम मान लें कि यह हो गया 2, इसके बाद कोई भी अपरमेय संख्या मतलब √5 हो गया, तो ये 2 √5 है तो कैसी संख्या हो गई, अपरमेय ही संख्या तो हो गई ना। तो अगर किसी अशून्य परमेय और अपरमेय का गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरमेय ही प्राप्त होगी। तो इसमें देखा जाए ये कौन सा हो जाएगा, सदैव अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। केवल अगर यह आता कि परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, तो वो परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, वो कितना है, ax² bx + c, bx + c बराबर 0 है, bx + c बराबर 0 है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा समीकरण का दो भिन्न, देखो ये अगर द्विघात समीकरण होगा तो इसके 2 मान होंगे, द्विघात समीकरण होगा तो 2 मान होंगे, मान ले एक को अल्फा मान ले दूसरे को बीटा। ऐसा हो सकता है दोनों समान हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों वास्तविक हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों काल्पनिक हो। तो ये कुछ कंडीशन होते हैं। तो अगर इनको हम चेक करना चाहते हैं बिना हल किए, कि हम हल ना करें और जान जाएं कि ये कैसा होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि नहीं, समान होगा कि नहीं, तो इसके लिए एक मान आया जिसे हम कहते हैं विवितकर। विवितकर क्या होता है, b² - का 4ac। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन हुई, अगर विवितकर जो है अर्थात b² - का 4ac अगर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर होगा तो जो मूल आएंगे वो मूल कैसे होंगे, बराबर। जो मूल आएंगे अर्थात जो x के जो मान आएंगे तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 2 आएगा तो 2 ही आएगा, मूल बराबर तथा एक जैसे होंगे तो बराबर होंगे। ये कब होता है, जब विवितकर 0 के बराबर होता है। ऐसा भी हो सकता है विवितकर किसमें हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। तो जो मूल निकलेंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। तो पढ़ते चले, देखो ये क्या कह रहा है, समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे लेकिन वास्तविक होंगे कब, यदि b² - का 4ac 0 के बराबर हो, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हाँ ये बात तो सही है। समीकरण के 2 मूल बराबर होते हैं, यदि b² - 4ac के बराबर होता, अभी यही बात बता चुके हैं कि 2 मूल बराबर होंगे तो b² - का 4ac 0 के बराबर होगा। और इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ये इसके मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अच्छे से समझना, तो ये भी हमारा सही है। यदि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यदि विवितकर 0 से छोटा हो, 0 से छोटा, ऐसा हो सकता है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से छोटा। यदि 0 से छोटा होगा तो जो x का मान होगा वो वास्तविक नहीं होगा, अर्थात वो कैसा होगा, काल्पनिक। कैसा होगा, काल्पनिक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, मतलब 1, 2 और 3 सही हो गया। समीकरण का 2 या 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, तो हमको पता है द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, तो 2 से अधिक तो कभी मूल हो ही नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं इसमें। हम दूसरा देखें तो ये क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, डी नंबर सही हो गया। अब देखो जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक समांतर श्रेणी का घेरवा पद ज्ञात कीजिए। हमको पता है ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर क्या हो, समान, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो अगर जैसे कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें कोई भी पद निकालना हो
तो उसे किससे, जैसे एनवा पद निकालना हो तो एनवा पद लिख दो, चाहे एन से लिख दो, चाहे किससे लिख दो, टीएन से। उस पद को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे कोई समांतर श्रेणी है, जैसे 2 लिखा, इसके बाद 4 लिखा, इसके बाद 6 लिखा, इसके बाद 8 लिखा है, जिनमें गैर समान हो, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हो रहा है। अब हमसे इसमें सौवा पद कह दे, तो अगर हम इस प्रकार लिखते चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक समांतर श्रेणी में तो इसका सौवा पद, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो इसी प्रकार अगर हमें पद निकालना है, इस प्रकार गिनेंगे तो बहुत देर लगेगी। तो इसके लिए एक समीकरण बनकर तैयार हुआ, जिसे क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसे ये एक समांतर श्रेणी है, माइनस के 5 बटे 2, इसके बाद कितना है 0, इसके बाद 5 बटे 2 है, 5 बटे 2 है, डेढ़ डेढ़ से इसका कौन सा पद पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है। तो हमको पता है अगर 11वां पद निकालना है तो हमें ए पता होना चाहिए, एन जो पद निकालना वो तो पता ही होगा कि 11वां पद निकालना, तो एन का तो मान पता है, क्योंकि एन यहाँ होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या किससे लिखते हैं, एन से। यहाँ जो डी होता है, डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर, और ए हमारा कौन सा पद होता है, प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पहला पद कितना है, माइनस का 5। अब यहाँ जरूरी है सर्वांतर निकालना, और कभी कभी एक मतलब जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है उसमें सर्वांतर भी पूछा जाता है कि सर्वांतर इसका क्या होगा। तो कभी भी किसी समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालना हो तो कोई भी पद उठा लो, उसके पहले वाले पद से माइनस कर दो, वही सर्वांतर हो जाएगा। जैसे हम सोचो आप 5 बटे 2 को उठा ले, तो 5 बटे 2 से पहले कितना है 0, तो 5 बटे 2 में से कितना घटा देंगे 0, तो जो सर्वांतर आएगा तो 0 घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डी का मान कितना आ रहा है 5 बटे 2। हमें कौन सा पद निकालना, उसे एन से लिखते हैं, तो कौन सा पद निकालना 11वां, तो एन का मान कितना रखेंगे 11। तो 11 पद निकालना, हमें फार्मूला पता है ए एन, एन के जगह हम कितना रख देंगे 11 प्लस ए का मान कितना है माइनस का 5 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 और गुणे में कितना डी, और डी का मान कितना है 5 बटे 2 है। यहाँ कितना रहा माइनस के 5, 11 में से 1 घटा बचा कितना 10, और यहाँ कितना हो रहा 5 बटे 2, 2 1 कन्नम 2 2 पंचे 10, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, ये प्लस ये माइनस से 25 में से 5 घटाएंगे बचा हमारा कितना 20। तो ये जो हमारा 11वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा 20। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। इसको इसलिए भैया हम टिक डायरेक्ट लगवा सकते हैं, लेकिन कारण क्या, हल करना पड़ेगा। इससे हल करने से हमारे बहुत फायदे हो गए। यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आएगा तब भी तो हल करना पड़ेगा ना, तो किस प्रकार निकाल, तो तुक्काबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को हल करके अच्छे से बनना है। अगर 100 नंबर लाना है तो आप सभी को एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया तो सबसे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा तुरंत। तो हल करके बकायदा विस्तार से उसको देखते हैं। तो इसका ए का मान 20 आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे समझ ही गया कैसे निकाला गया है। अब इसके बाद जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर एक 3 बिंदु है तो इससे निम्नलिखित के शीर्ष, मतलब अगर ये 3 निर्देशांक हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। 3 निर्देशांक है तो 3 निर्देशांक से त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर एक को ए दे दे, वो कितना है माइनस के 4,0, दूसरा कितना है वो 4,0 है। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो कितना है 0,3। अगर ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज कैसा है, तो हमको पता त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजा से घिरे, तो जो त्रिभुज का विभाजन करते हैं, तो त्रिभुज का विभाजन भुजाओं के माप के आधार पर भी होता है, कोणों के भी आधार पर होता है। अगर हम कोण के आधार पर इसका विभाजन किए तो एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 से कम होता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोण 90 से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम भुजाओं के माप के आधार पर देखें तो ऐसा हो सकता है सभी भुजाएं बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। देखो ऐसा होता है अगर त्रिभुज है कोई, तो ऐसा होता है सभी भुजाएं बराबर हो तो समबाहु कहते हैं। अगर सभी बराबर नहीं होंगे तो विषम बाहु कहेंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं समान 2 भुजाएं हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। अब ये चेक करना है कैसा है, तो यहाँ कहीं कोण तो दिया नहीं, तो हम इन दो मतलब इनकी लंबाई निकालें। इनकी क्या निकालें, लंबाई। तो हमको पता है भैया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का ये फार्मूला होता है। इससे क्वेश्चन बड़े से पूछे जाते हैं। तो जैसा हम यहाँ पहले इन दो बिंदुओं के बीच के इनके सभी बीच की दूरी, क्योंकि अगर एक त्रिभुज बनेगा तो ए क्या होगा, ए दूसरा क्या होगा, बी तीसरा क्या होगा, सी। तो हम ए बी की लंबाई निकाले, बी सी की लंबाई निकाले और सी ए की लंबाई निकाले। अगर सभी बराबर होंगी तो समबाहु चला जाएगा, सही बराबर नहीं होंगी तो विषमबाहु में तो चला जाएगा। तो हम एक एक करके देखें। पहले हम ए व बी के बीच की दूरी देखें, ए व बी के बीच की दूरी। तो अगर हम ए व बी के बीच की दूरी देखें तो हमारा ए का जो निर्देशांक है वो कितना है, 4,0 है, और जो बी का निर्देशांक है वो कितना है, 4,0 है। इनमें अगर ये x हुआ तो ये होगा y, ये x हुआ ये y, तो x1 y1 तो ये x2 और y2, x2 और y2 होगा। तो अगर हम देखें फार्मूला जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने फार्मूला। x1 कितना है, माइनस का 4, माइनस पहले लगाते, x2 का मान भी कितना है, 4 का स्क्वायर। इसके बाद y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है 0। तो यहाँ से अगर हम देखें 4 4 4 कितना होगा, 8, समान चिन्ह जोड़ते हैं, 8 का स्क्वायर 8 सही 64, तो 64 को बाहर कितना ले सकते हैं 8। तो ए बी का मान जो हमारा कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। उसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं बी सी, ये ए था ये बी था, तो इसके बाद हम क्या निकाल लें बी, बी का मान कितना है 4,0। इसके बाद जो हमारा सी का मान है वो कितना है 0,3, 0,3। तो अगर हम ए सी की लंबाई निकालें तो यहाँ जब हम विस्तार में कराएंगे तो उसको अच्छे समझा देंगे। तो यहाँ देखा जाए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसके बाद y1 कितना है 0 और y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अगर x y 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 को बाहर कितना ले सकते हैं, देखो 16 9 25 हो जाएगा, 25 को 50 हम 25, तो अंदर 2 बार तो बाहर 1 बार। तो AC का मान कितना ले सकते हैं 5, AC का मान 5, 16 9 25 होगा, रूट के अंदर 25, 50 हम 25, अंदर 2 बार तो बाहर 1 बार। तो AC का मान हमारा कितना आ गया 5। उसी प्रकार हम क्या निकाल ले CA, क्या निकाल ले CA, C का मान कितना है 0 3 और A का मान कितना है माइनस के 4 और 0, 4 और 0। तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ x1 माइनस x2 करें, y1 माइनस y2 करें, ये तो हो रहा है ना, तो यही होगा हमारा। देखो ए बी निकल गया, अच्छा ये बी सी निकला, ये क्या निकला हमारा बी सी। हम क्या निकाल रहे हैं ए सी। तो अगर इनमें देखें 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस प्लस 3 माइनस 0, अगर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 को 50 हम 25 अंदर 2 बार तो बाहर 1 बार। तो यहाँ से हमारा जो AC का मान भी आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो हम देख रहे हैं कि AB का मान 8 आ रहा है, BC और AC का मान 5 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, द्वि का बाहु मतलब दो बाहु। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, दो समान कोणिक का मतलब कोण क्या हो समान, तो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। तो हम जानते हैं यह कथन किसका है, थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने अपना एक प्रमेय दी, इसे हम कहते हैं थेल्स की प्रमेय। और इससे क्वेश्चन हमारे लॉ में भी पूछे जाते हैं। तो ये किसके प्रमेय है, थेल्स की, कि अगर दो कोण हैं, दो त्रिभुज हैं, उनके कोण समान है, कोण समान है, अगर ये ए है ये बी है और ये सी है, अगर ये पी है ये क्यू है और ये आर, तो इनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अगर ए बी का अनुपात किससे, ए बी पी क्यू, और अगर इसके बी सी ले ले तो इसके क्या ले लेंगे आर क्यू, और अगर इनके ए सी ले लें तो इनके क्या ले लेंगे आर। तो अगर दो त्रिभुज है जिनके कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। ये किसके प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। देखो बी क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय तो हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद बोधायन का, ये बोधायन की प्रमेय होते हैं। गॉस की पाइथागोरस की प्रमेय को ही हम बोधायन की प्रमेय कहते हैं। हेरोन का सूत्र, हेरोन है ना, तो हेरोन का एक सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो होता है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए चित्र में केंद्र ओ, यहाँ पर कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पीओ पीबी इस प्रकार है कि एपीबी 50 है, तो कोण ओ ए बी कितना होगा, कोण ओ ए बी कितना होगा, ओ ए बी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा। इसको हम विस्तार से अभी करवा देंगे।
यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर 2 10, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ कितना लिखा, समझ लो कि यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 30 लिखा है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, मतलब किसके बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं ये कितना लिखा है 2 10 30 अंश, इसके बाद 1 माइनस tan 30, 1 माइनस tan 30। अगर इसको हल करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। हम जानते हैं जो साइन 2 थीटा होता है, वो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ थीटा कितना है 30 और 30 दूनी 60, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। नहीं, आप अगर इस प्रकार नहीं समझ पा रहे हो तो आराम से हल कर दो भैया। देखो हल करने पर देखो 2 लिखा है, tan 30 का मान जो होता है, tan 30 का मान जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। tan 30 का मान जो होगा वो कितना होगा, 1/√3। एक tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3। इसका स्क्वायर लगा तो क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर। 2 1 नम 2, और बटे में कितना होगा √3। अगर यहाँ एक का स्क्वायर करें, 1 3 का स्क्वायर 3 1 नम 3, 3 1 नम 3 हो जाएगा। यहाँ 2/√3, 3 1 नम 3, 3 में से 1 घटा बचा कितना, 2/3। देखो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 3/√3, 3/√3, मतलब ये तो फार्मूला हमारा 2 tan थीटा का है ना, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, ये भूल ही गए थे, याद नहीं था। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखें, ये इस प्रकार है, अगर 3 देखें, 3 को √3 ले सकते हैं, और √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया, √3। तो इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे किसका मान √3 होगा। तो साइन 60 का मान 1/2, तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, साइन का 60 है ना, साइन 60 √3/2, वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम 12वां नंबर देखें। 12वां नंबर में कह रहा है कि अगर एक त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या आर है तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं अगर त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। देखो इससे हमारे लॉन्ग में बहुत क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले से। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या से बना हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे ये एक त्रिज्या आर हो, ये त्रिज्या आर हो, इससे एक खंड बना दे, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। इस फार्मूले को इस प्रकार, मतलब इसका अगर हमें एरिया निकालना था, क्षेत्रफल निकाला, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कह रहा है इसमें जो त्रिज्या है वो आर है, थीटा कितना है इतना, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल तो यही होता है ना। लेकिन इस प्रकार कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें आर नहीं, इनमें आर है ही नहीं, स्क्वायर है नहीं ना। तो ये ऑप्शन या तो ये सही होगा, ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि 360 बटे में नहीं। देखो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा वही चीज है, बस केवल घुमा दिया है। बस देखो θ/720 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है ना। तो अगर इसे काटे, 2 1 नम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, लिखा तो वही है ना, θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर केवल घुमा दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। हमको पता है, जैसे हम जब गिल्ली डंडा होता है, जैसे जो लोग गिल्ली डंडा खेले उनको पता होगा कि जैसे गिल्ली जो हमारी होती है इस प्रकार होती है। तो हमको पता है कि भैया जो ये इस प्रकार की आकृति क्या होती है, एक बेलन। जो ये आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन। तो हमको लग रहा है कि ये एक बेलन है, मतलब यहाँ बेलन कितना है, एक, और ये दोनों क्या है, शंकु। ये दोनों क्या है, शंकु। इसी प्रकार का तो होता है, इस प्रकार क्या होता है, शंकु। तो इसमें शंकु कितने हैं, 2। इसका मतलब एक बेलन और 2 शंकु, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो गया, सी नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया। तो अच्छे समझ गए होंगे। अब इसके बाद लिखा है, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं, तो सही मिलान करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो sin 90 का मान होता है, sin 90 का मान कितना होता है, 1। मतलब जो ए है वो किससे मिलेगा, तीसरे वाले से। तो ए तीसरे वाले से किससे मिला, पूरा क्वेश्चन आपको करना ही नहीं था। तो हमको पता है
ए किससे मिलेगा, तीसरे से, और ए तीसरे से यही मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो तो गलत है साइन 90। बाकी आप कर सकते हो साइन cos 90 का मान कितना होता है 0, तो देखो बी का मान कहाँ से मिल रहा है, चौथे वाले से मिल रहा है। tan 60 तो जो tan 60 का मान होता है कितना होता है √3, उससे 45 का मान कितना होता है √2, वही तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि किसी समय पर खंभे की छाया तथा उसकी लंबाई, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और 6 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, जो ये हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, और 6 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। कि देखो कुछ चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ लो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे एक क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, इससे भी एक 6 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, 6 नंबर का ये हो गया। इसके बाद एक हमारा हो गया दो चल वाले रैखिक समीकरण, उससे एक 6 नंबर क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर 100% फिक्स है कि मिलेगा। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, तो ये उसी से बना हुआ है, बस छोटे में रहा है। देखो किसी समय एक खंभे की छाया, तो हमको पता है अगर ये हमारा एक खंभा हुआ तो इसकी जो छाया बनेगी तो इधर बनेगी, तो इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। किसी समय खंभे की जो छाया है, खंभे की लंबाई के √3 गुनी है। अगर हम खंभे की लंबाई कितनी मान लें h, तो छाया कितनी हो जाएगी √3h। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब ऊपर देखते हो तो हमारी आंख और नेत्र के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ अगर हमें उन्नयन कोण निकालना है, इसे ए बी सी दे दें, यहाँ लंब पता है, आधार पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है h और आधार कितना है √3h, h से h कैंसिल। तो अगर यहाँ tan थीटा का मान देखें तो 1/√3, और हमें थीटा का मान निकालना, tan से हमको मतलब नहीं, तो हम देखेंगे tan में किसका मान है, तो हम जानते हैं tan में किसका मान है 30 का मान, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया 30, अर्थात जो यहाँ उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा 30 होगा। हम यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cos थीटा - cos थीटा का मान कितना होगा, तो आप हल करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, आप हल करके देख लेना। लिखा रहा, कह रहा है 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना घटने की जो स्थितियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता। तो जो प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा या तो 0 से, देखो प्रायिकता का मान 0 से छोटा होगा या तो 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा है 0 के बराबर हो सकता है, वो कभी माइनस में नहीं हो सकता। मतलब जो प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। जैसे 2/3 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, माइनस में, मतलब ये नहीं हो सकते है ना। तो घटना घटने की जो प्रायिकता होती है वो कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो घटना घटने की प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर, और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है, 1 से छोटी 1 के बराबर, या तो 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 और 0 के बीच ही रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। करा संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। मतलब क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है, तो हमको पता है कि अगर माध्यक निकालना है, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, माध्यक या माध्यिका, अगर इसको निकालना है तो हम आंकड़ों का क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो उसके लिए माध्यक के लिए जरूरी है संचयी बारंबारता। इसके बाद 19 नंबर हमारा दिया है 2 3 7 2 5 3 7 का बहुलक क्या होगा। हमको पता है किसी भी सारणी में जो सबसे ज्यादा बार अंक आता है वही बहुलक होता है। तो हमको देखो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ 7 7 7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा 7। मतलब किसी भी आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा हो वही क्या कहलाता है, बहुलक। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार 7 है, इसलिए बहुलक कितना हो गया 7। 20 नंबर में कह रहा है किसी बंधन का माध्य 16 है, बहुलक 13, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। तो एक संबंध होता है, हम जानते हैं बहुलक बराबर होता है
बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य माध्य। एक फार्मूला होता है बहुलक माध्य और माध्यिका में एक संबंध होता है, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य माध्य होता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो इसका बहुलक है वो कितना है 13। बहुलक कितना रखा है 13। 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका होती है। माध्यिका यहाँ दे नहीं रखी है, माध्यिका तो पूछ रहा है ना, उसकी माध्यिका क्या होगी 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य वो कितना है 16। 16 दूना 32, माइनस का 32 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का 32, प्लस का 32। ये 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। देखो यहाँ 16 दूना 32 माइनस का 32 प्लस का 32 हो गया। इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा 45। हमें माध्यिका का मान निकाला, जो चीज गुणे में कहाँ चला जाएगा बटे में। 3 करना 3 15, माध्यिका कितनी आ गई हमारी 15, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। तो ये हमारे सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हुए जिनको हम विस्तार से अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद हम अगला वाला खंड करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक परमेय संख्या है। ये भैया क्वेश्चन आपको मान लो 100% फिक्स ही है, एक ये क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा, मतलब डाटा चेंज हो सकता है लेकिन परमेय अपरमेय को सिद्ध करना फिक्स है। आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा जरूर, 2 से 4 नंबर में आता है और ये 100% आता है अपरमेय को सिद्ध करना। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है, तो इसको देखने से हमको पता चल रहा है कि ये एक अपरमेय संख्या है। अच्छा अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या कैसे कहते हैं, तो अगर ये समझना तो इससे पहले हम वीडियो बढ़ाए हैं जिसमें हम बताएं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसे हमें ये सिद्ध करना है अपरमेय, ये पता है कि परमेय है। अगर हम यही कहते हैं परमेय तो कुछ सिद्ध करने को बचेगा नहीं। तो हम सबसे पहले इसे हम क्या मान लेंगे, 3√2 एक परमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, 2-4 बार कर लो, चूंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा तो आएगा हमारा। 3√2 एक परमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लें कि 3√2 एक परमेय संख्या है। और यही किस प्रकार चुनना है, तो हमको पता है कि अतः परमेय की परिभाषा से, परमेय की परिभाषा से, परमेय की परिभाषा से, परमेय की परिभाषा क्या कहती है, अगर कोई संख्या परमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होती है या A/B के बराबर होती है। तो यहाँ P/Q बराबर हम कितना मान लेंगे 3√2। देखो अगर अपरमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले परमेय मानो कि वो एक परमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि जो परमेय संख्या को P/Q के बराबर लिखी जाती है। परमेय संख्या की परिभाषा यही तो होती है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परमेय संख्या कहते हैं, तो इसे P/Q के बराबर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इधर से एक परमेय संख्या इधर ले आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 3 बटे में चला गया। यहाँ कितना आएगा √2, 3 आ गया बटे में, चूंकि गुणे में तो बटे में। देखो इधर सारी देखो एक तरफ आपको परमेय संख्या करना है और एक तरफ अपरमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या, चूंकि इस पर ऋण नहीं लगा है। और ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन जैसे हम आपसे कहें कि A B के बराबर है, इसका मतलब अगर हम कहते हैं A B के बराबर है, इसका मतलब जो गुण A के है वही गुण B के है। बराबर आदमी तब कहता है जब उसके गुण आपस में मेल खाएं, तभी तो बराबर मानते हैं। जैसे A B के बराबर है, इसका मतलब जो लक्षण A के वही लक्षण B के हैं। तो अगर हम इस समीकरण से देखें तो इस समीकरण से पता चल रहा है क्योंकि P/3Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये तो परमेय संख्या चूंकि रोड लगा नहीं है तो ये एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, एक परमेय संख्या होनी चाहिए। देखो ये सबने करना, देखो ये अगर ये इसके बराबर है तो जो चीज ये होगी वही चीज ये होगी। तो हमको पता है ये एक परमेय संख्या, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √2 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है ना, क्योंकि रूट लगा है। परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास है, इससे सिद्ध होता है
इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। विरोधाभास का मतलब क्या हो, देखो अगर ये एक परिमेय संख्या है, समीकरण के हिसाब से अगर ये इसके बराबर तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारा नियम बताता है जो संख्या रूट के अंदर होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। परंतु हमको पता है परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास है, अर्थात यहाँ कोई बात सिद्ध नहीं हो रही है, इसलिए यह कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये अच्छे से समझ गए क्वेश्चन। तो अब देखो वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो बाकी जो हम लघु हैं और जो दीर्घ हैं, इसी प्रकार हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे एक एक करके, जो बहुत ही ज्यादा। जो देखो हमारे पास सारे क्वेश्चन है, देखो इसके बाद ये किया जाएगा जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन है जो लगभग में हर सत्र में पूछा जाता है। तो इसके हम ये सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।